आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैब्रिक ज्योमेट्री 2। एक पोर्शन ही आप लोगों का रह गया था, तो मुझे लग रहा है मुझे करा देना चाहिए था। देखिए, फैब्रिक ज्योमेट्री 1 में हमने क्या पढ़ा था? क्लॉथ कवर पढ़ा था। क्लॉथ कवर क्या होता है? सी, जिसको हम डिनोट करते थे डी इंटू एन से। डी इंटू एन, या इसको मैं लिख सकता था डी बाई यस। यस था स्पेसिंग, डी था डायामीटर, और हमारा एन था क्या? फिक्स पर इंच, या ईपीआई, पीपीआई, ईपीसीएम, पीपीसीएम। थ्रेड पर इंच था, जनरली हम कह सकते हैं थ्रेड पर इंच, या ईपीआई, पीपीआई, ये सब कह सकते थे। कवर फैक्टर के इज इक्वल टू देखा था हमने क्या? K1 प्लस K2 माइनस K1 K2 डिवाइडेड बाई 28। और टोटल क्लॉथ कवर देखा था C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 माइनस C1 C2। ठीक, यही के बारे में हमने पढ़ा था। तो इस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे, क्वेश्चन देखे थे। हर टाइप के क्वेश्चन जितने टाइप के बन सकते हैं हमने सारे इसमें सॉल्व करे थे या नहीं किए थे, मुझे याद नहीं है। हमने शायद ऑलमोस्ट सारे कर लिए थे। ठीक है, हाँ रचना वही पढ़ा रहा हूँ, वही पढ़ा रहा हूँ आज मैं वही कर रहा हूँ जो तुम बोल रही हो। वो तुम यान ज्योमेट्री नहीं, वो मैं फैब्रिक ज्योमेट्री में इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि वो फैब्रिक का पार्ट है, यान का नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा देखिए, मैं इसमें फैब्रिक ज्योमेट्री 2 में मैं तो डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ आपको, और मैं ज्यादा अंदर घुसूंगा भी नहीं। हमें सिर्फ इतना ही अंदर घुसना है जितने से हमारा काम हो जाए। जिस पैटर्न पे गेट में क्वेश्चन पूछ रहा है बस उतना ही पढ़ेंगे। और इसमें हम अंदर डीप में अगर मैं जाने लगूंगा तो पियर्स ज्योमेट्री बहुत बड़ी है, बहुत टाइम लग जाएगा। और हमें जिस चीज की नीड नहीं है वो पढ़ें क्यों? हमें सेमेस्टर एग्जाम में पियर ज्योमेट्री लिखना नहीं है। ठीक है, तो ये एक फार्मूला, ये दो फार्मूला। फिर आज हम स्टार्ट करते हैं फैब्रिक ज्योमेट्री 2, जिसमें सबसे पहला मैं सेट थ्योरी और ये आपका क्या बोलते हैं इसको पता नहीं क्या क्या नाम है उसका, पता नहीं, लेकिन मैं जो जहां से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है मैं वहां पे डायरेक्ट आता हूँ। BEGER, बर्जेस थ्योरी। बर्जेस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे क्या? सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे। बर्जेस थ्योरी में अगर हमें सेट निकालना है तो सेट इज इक्वल टू होता है K इंटू सी मल्टीप्लाइड बाई सी, इसके पावर हाफ इंटू एफ के पावर एम। ठीक है, K इंटू सी के पावर हाफ इंटू एफ के पावर एम। ठीक, K क्या है? K जो है यहाँ पे यान कांस्टेंट है, यान कांस्टेंट। और यान कांस्टेंट की बात करें तो 200 हम लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, नहीं दिया है तो 200 हम ले लेंगे फॉर इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम के लिए हम 200 लेंगे। ठीक है, के यान कांस्टेंट। जो हमारा सी है वो क्या है? काउंट है। किसमें? यानी में। यफ क्या है? हमारा फ्लोट लेंथ है, फ्लोट है। और यम क्या है? ये वीव कांस्टेंट है, वीव कांस्टेंट। देखिए, वीव कांस्टेंट यम कैसे निकलता है? अगर मान के चलिए यम है, ठीक है, अगर वीव कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, यम की बात कर रहा हूँ, तो यम जो है अगर प्लेन के लिए और ऑफसेट के लिए, जैसे सी के प्लेन फैब्रिक है या ऑफसेट फैब्रिक है, तो जो वीव काउंट होगा वो 0.45 होगा। ठीक है, ट्विल की बात करें, ट्विल फैब्रिक के लिए जो वीव काउंट होगा, यम की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 0.39 होगी। ठीक है, और सैटिन के लिए अगर मैं बात करूँ तो सैटिन या सैटिन के लिए वीव काउंट हमारा कितना होगा? 0.42 होगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे। बेजर्जेस थ्योरी जो कहता है वो सेट निकालने की थ्योरी होती है जिसमें के मल्टीप्लाइड बाई सी के पावर हाफ
मल्टीप्लाइड बाई यफ के पावर एम। यफ है फ्लोट, यम है वीव, ठीक है। के है आपका यान कांस्टेंट, 200 लेते हैं यान कांस्टेंट, इंग्लिश सिस्टम के लिए होता है। और यम कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और यफ जो है वो क्या है हमारा, फ्लोट है। अच्छा, फ्लोट निकालने के लिए एफ इजिकल टू होता है ई बाई आई होता है, ठीक है। ई बाई आई होता है। ये अर्नहेस्ट थ्योरी में हम लोग ई बाई आई पढ़ते हैं, लेकिन मैंने अर्नहेस्ट थ्योरी आपको नहीं बताया है, क्योंकि अर्नहेस्ट थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आता है। ई को बोलते हैं इंड्स पर रिपीट होता है, ये इंड्स पर रिपीट बोलते हैं, ठीक है। और ये आई होता है, ये इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन। और फ्लोट अगर निकालना होगा ना तो एफ इजिकल टू होता है ई बाई आई। ई क्या है, जैसे 2/2 का ट्विल है, ठीक है, 2/2 का ट्विल है, तो ई की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। 3/2 का है तो ई की वैल्यू हो जाएगी 5। और आई इंटरसेक्शन हम हमेशा क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। आई इंटरसेक्शन को हम क्या लेके चलते हैं, 2 लेके चलते हैं। आई इंटरसेक्शन को हम लेके चलते हैं 2। चलिए एक क्वेश्चन करा जाए इसी पे। गेट का ही क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ याम पर डेसीमीटर कह रहा है, मतलब सेट की ही बात कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ याम पर डेसीमीटर कह रहा है, मतलब सेट ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। सेट ही पूछ रहा है आपसे। ये मुझे आप डेसीमीटर में मत बताइए, आप मुझे बताइए थ्रेड्स पर इंच में। थ्रेड्स पर इंच में बताइए, डेसीमीटर में कन्वर्ट करा दूंगा मैं। सब कुछ यही सामने लिखा हुआ है। सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप तो सॉल्व करिए। थोड़ा जल्दी करिएगा, आज की क्लास उतनी लंबी चलेगी नहीं। विनीत बोला था लेगा क्लास, फिर अचानक उसने ग्रुप में डाल दिया मैसेज, तो मेरे को क्लास करानी पड़ी। मैं भी अभी खाली नहीं चल रहा हूँ, लेकिन ठीक है, 6 बजे के बाद मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ। क्या हुआ, कोई फार्मूला बगल में लिखा है यार, अभी तक आंसर नहीं आया। वैल्यू रखने नहीं आता है क्या आप लोगों को फार्मूला में? हम्म? फार्मूला में वैल्यू रखने नहीं आता है क्या? आर्यन राइट आंसर।
वेरी गुड। ठीक है, माही जुगेश, ठीक है। आसिफ राइट आंसर। ठीक है, समझ गए आप लोग। सेट इज इक्वल टू के सी हाफ इंटू एफ फॉर एम। सी क्या है? ठीक है प्रिंसी, सभी का आंसर सही है। और कोई देना चाहे आंसर तो दे दे। कोट लेंथ दो दो, चार चार बटा दो दो, दो की पावर यम, 2/2 व्हील है, 0.3 में। इसको सॉल्व कर दीजिए। 58.13 करेक्ट आंसर इनका भी आ रहा है। ठीक है, इनका 58 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, वो सही है। 58 पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज देखते हैं, पियर्स कर्वेचर थ्योरी। पियर्स कर्वेचर, वैसे ये टॉपिक अभी जब जूही क्लास लेगी तो वो डीप में आपको पढ़ाएगी। जिनको डीप में पढ़ना है वो थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि जो अगली क्लास जूही की होगी उसमें ये डीप पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मैं तो सिर्फ जस्ट एक ओवरव्यू दूंगा ताकि आपसे जो क्वेश्चंस गेट में पूछे जा रहे हैं वो बन जाए। देखिए, पियर्स कर्वेचर थ्योरी मतलब जैसे कोई फैब्रिक है, ये कोई भी फैब्रिक है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा तभी ये चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। ये फैब्रिक है, तो ये मेरी उंगलियां हैं, ये गई हैं वार्प, ये गई है वार्प, वार्प वार्प। देखिए, ये वार्प 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 वार्प, और ये है वेफ्ट। ये मेरी ये वाली उंगली है वेफ्ट, ऐसे ऐसे जाती है। आपने देखा होगा फैब्रिक हमेशा इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट होता है, और दो वेफ्ट के बीच में से ही एक वार्प उतरा होता है, चढ़ा होता है। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पे अगर फैब्रिक बनाऊं, मैं यहाँ पे फैब्रिक बनाऊं, ये ऊपर ये नीचे, ठीक है, फिर ऐसे, ठीक। आप देखेंगे तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे गए होंगे। जब इनको मैं ऐसे पैरेलली देखूंगा, जब मैं ऐसे पैरेलली देखूंगा, ऐसे देखूंगा इनको, तो ये दो आई एम रियली सॉरी, ये हमारा है वार्पियान। अरे, ये प्लेन में नहीं होंगे, ठीक है, और नीचे बने। ये है हमारे, ठीक। अब देखिए, इनके बीच में से ही ऐसे गया होगा वेफ्ट, ठीक। ज्यादा मोटा बन गया, थोड़े फिगर थोड़ा उतना परफेक्ट नहीं बन पाएगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव समझना। देखिए, देखिए, ये ऐसे सामने सामने ऐसे वार्प दिख रहे हैं आपको, और इन्हीं के बीच में से ऐसे गया है वेप्ट। दो वार्प हैं ऐसे, इनके बीच से ऐसे गया है वेप्ट। देखिए, ये दो वार्प हैं, इनके बीच से ऐसे जा रहा है हमारा वेप्ट। दो वार्प हैं, इनके बीच से जा रहा है हमारा, क्या जा रहा है, वेफ्ट जा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं,
ये है इसका सेंटर, ये है इसका सेंटर, ठीक है। यहां से आया इसका रेडियस, यहां से इसका रेडियस, यहां से ये रेडियस, और ये इसके ये थोड़ा सटा हुआ है, यहां से गया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ ए, इसको दे देता हूँ बी, इसको दे देता हूँ सी। ठीक है, अब मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर मैं बात करूं यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? ये है d/2। रेडियस है मतलब d/2 है। यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस है कितनी? ये भी है d/2। ठीक, और यहाँ से लेके ये डिस्टेंस है d/2, और ये इसका डायमीटर है, इसका डायमीटर है, ये वाले यान का डायमीटर है d, और इस यान का रेडियस है d/2। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मेरा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन मेरा कुछ भी नहीं है। और ये जो है ना, एक मिनट, ये सेम प्लेन में है। मैंने ये थोड़ा ऊपर कर दिया है, सबसे इसका टफ तो फिगर ही है। ये ऐसे सेम प्लेन में है, ठीक है, ये सेम प्लेन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, लेट डायामीटर ऑफ यानी टी, ए बी की अगर मैं बात करूं, ए बी की, ये ए और ये बी, ए बी की बात करूं तो ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये बताइए? ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसको बी कर देता हूं मैं, इसको बी कर देता हूं, इसको सी कर देता हूं। ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये बताइए? d/2 प्लस डी प्लस d/2, कितना हो गया? 2d, d/2 ये हो गया 2d। ठीक है, अब मैं बात करूं बीसी की, बीसी की डायमीटर की बात करूं तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ से d/2, और यहाँ से ये आप इस प्लेन से यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये भी d/2 है। d/2 प्लस d/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? d हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एसी की बात करूं तो, एसी की बात करूं तो, अगर मैं एसी की बात करूं तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो एसी हमारा हो जाएगा, ए बी स्क्वायर की वैल्यू है 2d, 2d का स्क्वायर प्लस, अरे ये स्क्वायर नहीं रहेगा, एसी स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? डी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3d का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3d का स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट में 3d। तो ए सी की जो वैल्यू आई, ए सी हमारा जो आया वो आया क्या? रूट में 3 × d। और जो यही ए सी है यही है पीक स्पेसिंग, पीक स्पेसिंग। पीक स्पेसिंग का जो फॉर्मूला है वो है रूट में 3 × d। ये याद कर लीजिए, वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे पीआर ज्योमेट्री में कोई फॉर्मूला नहीं। आपको डेरिवेशन नहीं देखना है मत देखिए, ये सारा कुछ कचरा छोड़ना है छोड़ दीजिए, लेकिन ये बस फॉर्मूला याद रख लीजिए। पीक स्पेसिंग का फॉर्मूला है रूट में 3 × d। पीक स्पेसिंग का फॉर्मूला है रूट में 3 × d, ये याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए। इससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। रूट में 3 × d, अरे रूट में 3 × d। और अगर मैं इसको मान लू d, अगर मैं इस पॉइंट को d मान लेता हूं, ठीक है, तो ये जो हमारा लेंथ है ये कितना है? इसके रेडियस के बराबर ही होगा, तो ये है d/2। ये लेंथ कितनी है? d/2। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी ये बताइए? ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये पूरी लेंथ जो हमारी मिली है, ये पूरी लेंथ जो हमारी मिली है, ये मिली है रूट में 3d। और ये लेंथ और ये लेंथ को जोड़ के इसमें से माइनस कर दें, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ई लिख देता हूं, तो मैं बात करूं अगर डी ई लेंथ की, तो डी ई लेंथ कितना हो जाएगा? डी से लेके ई लेंथ कितनी हो जाएगी? रूट में 3d
माइनस रूट में 3d माइनस d/2 प्लस d/2। तो रूट में 3d माइनस d, ठीक। तो डी, तो यहां से d कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में 3 माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा डी, ठीक है। 0.73 डी प्रिंसी सही है, रूट 3 की वैल्यू 1.73 रख देंगे, -1 कटेंगे तो 0.73 डी आ जाएगा। ये नोट कर लीजिए आप, ये पियर कर्वेचर थ्योरी से हमने पिक स्पेसिंग निकाला, और ये हमारी जो पिक स्पेसिंग आई है, ये हमारी पिक स्पेसिंग आई है रूट में 3 इंटू डी, ठीक है। पिक स्पेसिंग आई है रूट में 3 इंटू डी। ये फॉर्मूला, इसको स्टार 10 20 50 स्टार कर लीजिए, 1 लाख स्टार कर लीजिए, ये फॉर्मूला हमें जरूर आना चाहिए, जरूर से जरूर आना चाहिए। आप देखेंगे अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले पे पूछे गए। ये फॉर्मूला क्लियर है आपका, कम से कम 2 मार्क्स तो क्लियर ही है। 2023 और 22 में भी इसी फॉर्मूले पे 1-1 मार्क्स में, 2-2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ता हूँ। नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा। फिगर इरेज कर रहा हूँ। हाँ प्रिंसी, थोड़ी देर और, ये टॉपिक करा लेता हूँ, फिर उसके बाद छोड़ देता हूँ। मैं डेरिवेशन पे एकदम नहीं जा रहा हूँ, मैं पहले आपको क्लियर कर रहा हूँ। आप ये मत सोचिए, अगर आपको डीप में पढ़ना है तो ये जूही का टॉपिक है, वो पढ़ाएगी। मैं तो उतना ही पढ़ाऊंगा जितने से हमारा क्वेश्चन बन जाए। और जूही एक्चुअली इस वीक में अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए ये टॉपिक आपका ये ना रह जाए, आप ये ना बोलो कि सिलेबस बचा रह गया करके, इसके लिए मैं ये चीज करा रहा हूँ। ये रियज कर दूं मैं। ये कैसा बोला मैंने? ये ना बात। अगर आपका जिनका ये हो गया हो, फिगर बनाते चलिए मेरे साथ। आप प्लीज फिगर बनाते चलिए, क्योंकि आपको फिर टाइम लगेगा फिगर बनाने में। आप लोग पता नहीं स्क्रीनशॉट लेते होगे तो अलग बात है, लेकिन मैं तो फिर से बोलूंगा, स्क्रीनशॉट मत लिया करिए। क्योंकि अगर मैंने जैसे ये चीजें अपने हाथों से लिखी है ना, तो कहीं ना कहीं 10% तो हमारे दिमाग में घुसता ही घुसता है। आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेते चले जाते हो, बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं, फिर वो चीजें नोट्स बनाने में आपको दिक्कत होती है। इसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि स्क्रीनशॉट को प्रेफर ना किया जाए। मैं खुद बिना नोट्स मतलब कॉपी पेन के बिना मैं पढ़ ही नहीं सकता, मैं स्क्रीन से एकदम नहीं पढ़ सकता।
मुझे कॉपी पेन चाहिए ही चाहिए पढ़ने के लिए। तो फिगर बहुत टफ है। ये है L1, ये है थीटा 1, ये लेंथ है ए, ये है बी। ये एंगल है थीटा 2, थीटा 1, थीटा 2। ये लेंथ है H1/2, H1 है, ठीक है, H1/2। और ये लेंथ है H2/2। और इसके सेंटर से ये लेंथ से लेके ये लेंथ तक, इसकी रेडियस तक है P2। ठीक। और ये है टॉप से लेके इसके बॉटम तक, ये है D2 इसका डायमीटर। और इस वाले का डायमीटर है D1। ठीक है, D2, D1, D2 हो गया। ठीक है, H1/2 हो गया, H2/2 हो गया, ये L1 हो गया, ये थीटा हो गया, ये A हो गया, ये डिस्टेंस AB हो गया, ये हमारा हो गया। अच्छा, ये सेम एंगल बना रहा है जो यहाँ, ये थीटा 1। ठीक है, ये फिगर है, ये बना लीजिए। फिगर बना लीजिए। थोड़ा बेकार सा बना है, लेकिन अपने को फिगर में देखना ही नहीं है। मैं कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिखता हूँ, और टर्मिनोलॉजी आप याद रखिएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वार, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं रेस्ट। ठीक है, सबसे पहले इसको इरेज करता हूँ और फिर लिखता हूँ। ये है वार, ये है रेस्ट, ये है टर्म। डायामीटर, वार, वार का डायमीटर D1, वेब का डायमीटर D2। ठीक है, पिक्स पर इंच, या N1, या पिक्स पर मीटर, या पिक्स पर सेंटीमीटर भी हो सकता है, इसको बोलते हैं N2। ये है हमारा फ्रैक्शनल क्रीम परसेंटेज, C1 और C2। स्पेसिंग, स्पेसिंग को मैं लिखता हूँ P1 और P2। क्रिम्प एम्पलीट्यूड, इसको मैं लिखता हूँ, एम्पलीट्यूड को H1 और इसको लिखता हूँ H2। काउंट, कैपिटल N1, कैपिटल N2। ठीक है, क्रिम्प एंगल, वार्प के लिए थीटा 1, लेफ्ट के लिए थीटा 2। मॉड्यूलर लेंथ, मॉड्यूलर लेंथ, मॉड्यूल L1 और इसको भी L2। डायमीटर को D1, D2 से डिनोट करते हैं, पिक्स पर इंच या पिक्स पर सेंटीमीटर को N1, N2 से डिनोट करते हैं, फ्रैक्शनल क्रीम को C1, C2 से डिनोट करते हैं, स्पेसिंग को P1, P2 से डिनोट करते हैं, क्रीम एम्पलीट्यूड को H1, H2 से डिनोट करते हैं, काउंट को N1, N2 से डिनोट करते हैं, क्रीम एंगल को थीटा 1, थीटा 2 से डिनोट करते हैं, मॉड्यूलर लेंथ को डिनोट करते हैं हम L1 और L2 से। ये नोट करिए, नोट करिए। नोट करने के बाद हम लोग लिखेंगे पहला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है L1/P2 = 1 + C1। दूसरा फॉर्मूला L2/P1 = 1 + C2। अगर मॉड्यूलर लेंथ पूछा है, L1 पूछा है, P2 दिया रहेगा, C1 दिया रहेगा। P2 मतलब
पी की स्पेसिंग दिया रहेगा, क्रिम्प दिया रहेगा, तो मॉड्यूलर लेंथ निकाल लेंगे। मॉड्यूलर लेंथ दिया रहेगा, पी की स्पेसिंग दी रहेगी, वार्प का C1 मतलब वार्प, जहां जहां 1 1 है वो वार्प है, 2 2 है वेप्ट है, याद रखिएगा। 1 1 है वार्प है, 2 2 है वेप्ट है। इसमें से कुछ भी देके कुछ भी पूछ सकता है, ये चीज मैं बता दूं, इसमें से कुछ भी देके कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी देके कुछ भी पूछ सकता है। मेन चीज और देखिए, कैसे आया एकदम नहीं बताऊंगा, मतलब जरूरत नहीं है हमें कहाँ से ये आया, ठीक है। एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरा फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ। कैपिटल डी इज इक्वल टू D1 प्लस D2 इज इक्वल टू H1 प्लस H2। जो डायमीटर मेन कंप्लीट होल डायमीटर होता है, होल डायमीटर होता है, जो होल डायमीटर डी से हम डिनोट करते हैं, वो होता है वार्प के डायमीटर प्लस वेब के डायमीटर के बराबर, या वार्प के एम्पलीट्यूड या वेब के एम्पलीट्यूड के बराबर। तो D इज इक्वल टू D1 प्लस D2 इज इक्वल टू H1 प्लस H2, D इज इक्वल टू D1 प्लस D2 इज इक्वल टू H1 प्लस H2, D इज इक्वल टू D1 प्लस D2 इज इक्वल टू H1 प्लस H2, D1 प्लस D2 बराबर होगा H1 प्लस H2 के, ठीक है। ये याद करिए, ये याद करिए, ठीक है। L1/P2 इज इक्वल टू होता है 1 प्लस C1, L2/P1 इज इक्वल टू होता है 1 प्लस C2, D इज इक्वल टू होता है D1 प्लस D2 इज इक्वल टू H1 प्लस H2, ठीक है। एक फॉर्मूला और देखिए, ये इरेज करूं मैं, नोट कर रहे हैं। नोट हो जाएगा तो जस्ट चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जस्ट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चैट बॉक्स में लिख दिया है किसी ने, माही। ये जो कैपिटल डी है ना, ये डायमीटर है, ठीक है इसका। ये दोनों सर्कुलर, सर्कुलर यान का डायमीटर है कैपिटल डी, दोनों सर्कुलर यान का डायमीटर है कैपिटल डी, ठीक है। चलो 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 चलो। माही, L1 जो है, ये जो वेफ्ट है, जैसे ये मेरा वार्प है, ये मेरा वार्प है, ठीक है। तो वेफ्ट, जो वार्प, दोनों वार्प की डायमीटर के सेंटर से जितनी भी लेंथ वेफ्ट की गई होगी, वही लेंथ L1 लेंथ है। ये मैंने लिखा है ना L1 यहाँ पे देखो, ये सेंटर से, या ये जो लेंथ है, ये वेफ्ट की जो लेंथ है, वार्प के डायमीटर से लेके वेफ्ट के डायमीटर तक की लेंथ में जितनी दूर तक हमारी वेफ्ट की लेंथ फैली होगी, वही लेंथ जो होगा L1 लेंथ होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर लेंथ भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, P2 इज इक्वल टू D साइन थीटा 1 प्लस L1 माइनस D थीटा 1 कॉस थीटा 1, P1 इज इक्वल टू L2 माइनस D थीटा 1। 2 होगा D थीटा 2 कॉस थीटा 2 प्लस D साइन, H1 इज इक्वल टू, H1 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 D प्लस L1 माइनस D थीटा 1 इंटू साइन थीटा।
H2 इज इक्वल टू 1 - cos θ2 इंटू डी प्लस L2 माइनस dθ2 इंटू sin θ2। प्रिंसी, ये जो आपने नोट कर दिया है व्हाइट बोर्ड पे, आप ये हटा भी नहीं पाओगे क्योंकि मैंने यहाँ से सेटिंग से हटा दिया आपको। देखिए, ये जो 4 5 6 7 नंबर के इक्वेशन है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ये एक्चुअली जब हम डिराइव करेंगे ना, जब हम ये पीयर्स मॉडल को जब इसका डेरिवेशन करेंगे ये सब कचरा लाने के लिए, तो यहाँ पे हमें बीच बीच में ये 1 2 3 4 इक्वेशन मिलेगी। इन 4 इक्वेशन से हम और इक्वेशन फॉर्म होगी और फार्मूले फॉर्म होंगे, ठीक है। तो वो फार्मूले को सॉल्व करने के लिए ही मैंने ये यहाँ पे 4 इक्वेशन लिख दिया है। अगर आपको ये 4 याद रहेंगे तो इसका मतलब आप वो सारे फॉर्मूलेस को क्या कर सकते हैं, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। पहले 8वां फॉर्मूला लिखिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को मैं टिक मार दूंगा, ठीक है। H1, H1 है, H1 इज इक्वल टू 4/3 P2 रूट में C1। नौ H2 इज इक्वल टू 4/3 P1 रूट में C2। ये फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये फॉर्मूला जब आपका हो जाएगा फिर मैं आऊंगा जैम कंडीशन पे। अब मैं आऊंगा जैम कंडीशन पे। H1 है, आपसे अगर आपसे पूछ लेगा एम्पलीट्यूड, वार्प एम्पलीट्यूड पूछेगा तो 4/3 P2। P क्या है, P की स्पेसिंग है। C क्या है, क्रिम्प है। P1 क्या है, P की स्पेसिंग है। H2 क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। हाँ सॉरी, थोड़ा सा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर अब यहाँ पे नए नए टर्म की बात होती है तो मैं ये इरेज करता हूँ फिगर।
यहीं पे लिख दूंगा। पहले मैं बात करता हूं सबसे पहले कि इफ वार्प इज जैम, वार्प इज जैम्ड, अगर वार्प जैम है तो क्या होगा। पहला केस, अगर वार्प जैम है, देखिए जैम मतलब क्या होता है, जैमिंग मतलब क्या होती है। जैमिंग मतलब होती है कि जो हमारा स्ट्रेट पोर्शन है वो जीरो हो जाए, सिकुड़न आ जाए। आप मेरी बात सुनिए, यहाँ पे हमारा था वार्प, ठीक है, यहाँ पे हमारा था वार्प और यहाँ से गया था हमारा वेफ्ट। तो वेफ्ट में क्या था कि हमने देखा था कि कुछ पोर्शन हमारा ऐसे स्ट्रेट था, कुछ पोर्शन और स्ट्रेट था। अगर मैं ये दोनों यार्न को और पास में ला दूं, और पास में ला दूं, तो ये जो मेरा यहाँ से जाके यहाँ घूमता था, वो यहीं से ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा। तो जो हमारा स्ट्रेट पार्ट है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं जैम कंडीशन क्या होता है वो लिख देता हूँ, फिर वार्पिस जैम लिखता हूँ, ठीक है। देखिए जैम कंडीशन हमारा क्या होता है, अगर जैम कंडीशन की बात करूं तो जैम कंडीशन मतलब यही समझ लीजिए, जैम कंडीशन मतलब यही समझ लीजिए कि स्पेस बिटवीन टू वेफ्ट इज इक्वल टू वार्प डायमीटर। या तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रेट पोर्शन विल बी जीरो, स्ट्रेट पोर्शन विल बी जीरो। जो हमारा दो वार्प या वेप्ट के बीच, जो जो वार्प गए हैं, ठीक है, दो वार्प के बीच में जो हमारा वेप्ट जा रहा है, वेप्ट पहले ऐसे स्ट्रेट था, जब दोनों वार्प पास पास हो जाएंगे तो वेप्ट मेरा ऐसे हो जाएगा। मतलब अगर मैं दोनों वार्प को ऐसे पास पास कर दूं तो ये ऐसे ही हो जाएगा, तो इसमें स्ट्रेट पोर्शन रह ही नहीं जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। और इसी को मैं ऐसे देखता हूं तो मैं चाहे देखिए दोनों सेम ही चीज है। एक फैब्रिक को आप ऐसे देखोगे तो ये वार्प हो रहा है आपको दिखेगा, आप उसी फैब्रिक को अगर ऐसे घुमा दोगे तो आपके लिए अब ये वार्प हो जाएगा, वो वेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैम कंडीशन यही होती है। अब मैं बात करूं इफ वार्प इज जैम, इफ वार्प इज जैम, ये फॉर्मूले में इरेज नहीं कर सकता क्योंकि इनका काम लगेगा ना, तो मैं क्या करूं, जगह नहीं बच रही है। चलो मैं यहीं पे लिखता हूँ दूसरे कलर से एडजस्ट करके। देखो इफ वार्प इज जैम, अगर वार्प इज जैम है, जैम्ड है, तो L1 माइनस जो डी थीटा होता है, L1 माइनस डी थीटा होता है, यही हमारा स्ट्रेट पोर्शन होता है और यही जीरो हो जाता है। को डिब्बा बना के हटा दो। L1 माइनस डी थीटा वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। L1 माइनस डी थीटा वन क्या हो जाएगा, जब वार्प जैम रहेगा तो ऐसे केस में जो हमारी थीटा की वैल्यू आएगी वो पाई/2 आएगी। थीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, पाई/2 आएगी। और L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा वन हो जाएगा। ये L1 माइनस डी थीटा वन जीरो है, तो L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा वन हो जाएगा। ठीक है, अब L1 माइनस डी थीटा वन को हम पुट करेंगे यहाँ पे। L1 माइनस डी थीटा वन को मैं पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे L2 माइनस डी थीटा टू है, यहीं पे है L1 माइनस डी थीटा वन। तो जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा, इसको इक्वेशन 4 कह दे रहा हूँ ना, पुट इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4, 4 लिखा है तो 4 बोल दिया। अगर मैं L1 माइनस डी थीटा वन को जीरो पुट करूं तो हमारा P2 जो मिलेगा, हमारा पिक स्पेसिंग मिलेगा, वो क्या मिलेगा, पिक स्पेसिंग ऑफ वेक्टर क्या मिलेगा, डी साइन थीटा वन प्लस L1 माइनस डी थीटा वन क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा वन जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहां से हमें मिलेगा P2 इज इक्वल टू डी साइन थीटा वन। तो हमारा जो साइन थीटा मिलेगा, हमें साइन थीटा वन जो मिलेगा वो हमें क्या मिल जाएगा, P2/D मिल जाएगा। ठीक, P2/D मिल जाएगा। ये आप वार्प जैम रहेगा तो ये उसके लिए, वार्प जैम रहेगा तो उसके लिए, ठीक, ये वार्प जैम रहेगा तो उसके लिए। अब मैं बात करता हूं अगर मैं वेफ्ट को जैम कर दूं तो, अगर हमारा वेफ्ट जैम हो तो, इफ वेफ्ट इज जैम, वेफ्ट इज जैम, एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे, इफ वार्प इज जैम्ड, तो वार्प जैम हो रहा है तो वेफ्ट स्ट्रेट है, वेफ्ट स्ट्रेट, ठीक है। और यहाँ पे मैं वेफ्ट को जैम कर रहा हूं तो मेरा वार्प स्ट्रेट रहेगा, वार्प स्ट्रेट रहेगा। ठीक, तो वेफ्ट के लिए जो हमारा इक्वेशन मिला L2 माइनस डी थीटा टू मिला। और ये L2 माइनस डी थीटा टू, L1 माइनस डी थीटा वन जो मिल रहा है ना, ये वो फिगर से मिल रहा है। जब वो फिगर को डिराइव करेंगे ना तो हमें ये मिलेगा। जो कि मैंने स्किप कर दिया है डेरिवेशन, ठीक है, क्योंकि हमें जरूरत नहीं। देखिए L2 माइनस डी थीटा टू को जीरो कर दिया, तो L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा टू हो जाएगा। अब L2 माइनस डी थीटा टू मैं P1 में अगर रख दूं तो,
अरे किसमें रखूंगा, इसमें रखूंगा P1 में। तो यहाँ से जो हमें P1 मिलेगा वो क्या मिलेगा आप बताइए। L2 माइनस डी थीटा टू को, इसको पूरे को मैं जीरो कर दूं, तो इसको मैं जीरो कर दूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, कॉस थीटा टू प्लस डी साइन थीटा टू मिल जाएगा, अगर वेफ्ट जैम रहेगा तो। ठीक है। अच्छा, इसमें भी मैं रखता हूं, अब मैं H2 में रखता हूं। अगर मैं H2 में रखूंगा L1 L2 माइनस डी थीटा टू को, तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इसको जीरो रख दूं, इसको जीरो रख दूं, तो ये पूरा टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। लिख दूं क्या, पुट इन इक्वेशन 7। चलो, इसमें मैंने पुट किया इक्वेशन 5 में, और इसमें मैंने पुट किया इक्वेशन 7 में। जब मैंने 7 में पुट किया, तो हमारा जो H2 की वैल्यू हमें मिली, क्या मिली है, 1 माइनस कॉस थीटा टू इंटू डी। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे इसमें भी मैं H1 में पुट कर देता हूं। तो जब इसमें मैं H1 में पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, H1 में पुट करूंगा तो मैं L1 माइनस डी थीटा वन को जीरो कर दिया, तो हमें मिलेगा यहाँ पे क्या, 1 माइनस डी थीटा, सॉरी इसको ही तो जीरो कर दिया, कहाँ गया, इसको जीरो किया, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू डी, 1 माइनस कॉस थीटा वन इंटू डी। ठीक है, ये वार्प जैम के कंडीशन है और ये वेफ्ट जैम की कंडीशन है। जब वार्प जैम रहेगा, वेफ्ट स्टेट रहेगा, तो L1 माइनस डी थीटा वन जीरो होगा, थीटा की वैल्यू पाई/2 होगी, L1 बराबर हो जाएगा डी थीटा वन के। अब मैं इक्वेशन 4 में इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूंगा, तो मुझे जो P2 की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी डी साइन थीटा वन। तो साइन थीटा की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी वो मिलेगी P2/D। ठीक, सेम वेफ्ट में भी यही चीज किया, और H1 की वैल्यू मिल जाएगी हमें, एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा वन इंटू डी। ठीक, वेफ्ट में भी सेम चीज किया, कुछ अलग नहीं किया। वेफ्ट जैम किया तो L2 माइनस डी थीटा टू को जीरो कर दिया, L2 इक्वल टू डी थीटा टू हो गया। इक्वेशन 5 में पुट किया तो P1 की वैल्यू कॉस थीटा टू प्लस डी साइन थीटा टू आ गई, और 7 में पुट किया तो H2 की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा टू डी आ गई। ठीक, अब देखिए हमें मिला यहाँ से H1 और H2, मैं इसको इरेज करता हूँ, मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए डी बराबर होता है, कैपिटल डी बराबर होता है D1 प्लस D2। ठीक, मैं अभी बात कर रहा हूँ वार्प जैम के लिए, ये कंडीशन, H1 की वैल्यू ये होती है, साइन थीटा की वैल्यू ये होती है, P2 की वैल्यू ये होती है, ये चीज याद रखिएगा। वेफ्ट के लिए, वेफ्ट जैम है तो L2 P1 S2 ये होता है। अब मुझे पता है कि D1 प्लस D2 जो होता है वो होता है H1 प्लस H2 के बराबर। ठीक, और ये बराबर होता है कैपिटल डी के। तो H1 हमें यहां से मिला है, H1 हमें यहां से मिला है, H1 हमें मिला है कैपिटल डी बराबर H1 हमें मिला है क्या, 1 माइनस कॉस थीटा वन इंटू डी प्लस H2 हमें क्या मिला है, 1 माइनस कॉस थीटा टू इंटू डी। ठीक, तो एक चीज बताइए, d इज इक्वल टू, ये d को कॉमन ले लूं क्या, ये d कॉमन आ जाएगा, तो ये d से d कैंसिल हो गया, ये d से d कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया। जब डी से डी कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचेगा 1। कैसे कैंसिल हुआ, ये डी को कॉमन ले लिया ना, तो ये डी से ये दोनों डी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा वन प्लस 1 माइनस कॉस थीटा टू। तो यहाँ से 1 और ये 1 और 1 2 2 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है, माइनस कॉस थीटा वन, ठीक है, प्लस माइनस कॉस थीटा टू। तो यहां से हमें जो मिलेगा, कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए 1 में से 2 गया -1, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू बचा। तो कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू इज इक्वल टू हमें मिला इज इक्वल टू 1 के बराबर। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा। और ये कब कंडीशन है, ये कंडीशन कब है, व्हेन बोथ साइड जैम्ड, याद रखना। रचना ये देखो, बोथ साइड जैम है, बोथ साइड जैम है, बोथ साइड जैम्ड फैब्रिक, बोथ साइड जैम्ड फैब्रिक। सुनो कैसे, देखो ये हमारा वार्प का था जैमिंग, ये हमारा था वेफ्ट का जैमिंग।
जब दोनों जैम हो गया तो दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने, तो हमारा टोटल फैब्रिक ही जैम हो गया दोनों साइड से। तो दोनों को जब कंबाइन किया तो डी इज इक्वल टू H1 की वैल्यू यहां से मैंने रखी और H2 की वैल्यू मैंने यहां से रखी। तो ये सॉल्व करके जो हमें इक्वेशन मिला वो मिला कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू इज इक्वल टू 1 मिल गया। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं। ये थोड़ा सा टफ है, मैं बता रहा हूँ। अब मैं तो डेरिवेशन स्किप करा दिया, नहीं तो डेरिवेशन तो और टफ था। डेरिवेशन में मैं जाता तो आप उसी में चकरा पकड़ा जाते। मेरी बात सुनिए, मैं फिर से समझाता हूँ, फिर मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, कंटिन्यू करना पड़ेगा आगे, थोड़ा लंबा है ये, अभी तो स्टार्ट हो रहा है ये। हाँ, सिर्फ ये IIT जेई का ट्रिग्नोमेट्री ही है, जेई मेंस एडवांस का। देखिए मेरी बात सुनिए, ये फॉर्मूले आप कौन कौन से याद रखने में टिक करता हूँ, आप उनको पहले, उनको देखिए। मैं स्टार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डबल स्टार, ठीक। ये तो सिर्फ डेरिवेशन करने के लिए यूज आते हैं ये चार, लेकिन इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये और एक ये, ठीक। और इसमें आपको ये याद रखना है, ये और ये, इसमें ये और ये तो है ही है इंपॉर्टेंट। तो जब वार्प जैम था तो L1 माइनस डी थीटा वन, मतलब मॉड्यूलर लेंथ से जो एंगल था डायमीटर बना रहा था उसको मैंने जीरो रख दिया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो थी वो जीरो हो गई। वार्प जैम था मतलब वार्प का जो स्ट्रेट लाइन था, जो अभी माही तुमने पूछा था ना लेंथ L1, तो वो स्ट्रेट लेंथ, उस लेंथ को स्ट्रेट करेंगे तो उसमें डायमीटर और एंगल कुछ भी माइनस करेंगे जो डेरिवेशन में हम लोग देखेंगे, तो ये टर्म हमारा जीरो हुआ। ऐसे में क्या था, जो हमारा थीटा होता है, थीटा को हम लोग पाई/2 मान के चलते हैं, मतलब 90 डिग्री मान के चलते हैं। तो L1 माइनस डी थीटा वन बराबर जीरो होता है, तो L1 इज इक्वल टू डी थीटा वन हो गया, यहाँ से बराबर है। अब ये L1 माइनस डी थीटा वन को मैंने पिक पर स्पेसिंग निकालने के लिए हमने इसमें रख दिया। जब इसमें रख दिया तो यहाँ पे L1 माइनस डी थीटा वन की जगह पे जब मैंने जीरो रखा तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। तो P2 की जो वैल्यू मिली वो मिली डी साइन थीटा वन मिली। तो साइन थीटा वन जो मिला वो हमें क्या मिला, P2/D मिल गया, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही मैंने वेफ्ट के लिए सेम काम किया, और यहाँ पे H1 में मैंने भूल गया बताना, H1 में भी मैंने रखा। H1 में मैंने L1 माइनस डी थीटा वन को रखा तो हमें 1 माइनस कॉस थीटा वन डी मिल गया। तो ये वार्प जेम का सिस्टम था। अब ये रहा वेफ्ट जेम का सिस्टम, जिसमें L2 माइनस डी थीटा टू इज इक्वल टू जीरो कर दिया, तो L2 इक्वल टू डी थीटा हो गया। इक्वेशन वन में अगर इसको जीरो किया मैंने, इसमें जीरो किया तो मुझे 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 मिला कॉस थीटा टू प्लस डी साइन थीटा टू, और H2 में मैंने रखा तो हमें मिला ये, ठीक। फिर अब कह रहा है, अब अगर मेरा फैब्रिक दोनों साइड जैम है, बोथ साइड जैम है, बोथ साइड जैम है मतलब वार्प भी जैम है वेफ्ट भी जैम है, तो ये वार्प जैम वेफ्ट जैम की कंडीशन को मैंने क्या किया, कंबाइन कर दिया। और कंबाइन करने के लिए मुझे एक रूल पता था कि डायमीटर जो कैपिटल डी होता है, दोनों यान का डी होता है, दोनों यान का जो डी होता है वो D1 प्लस D2 या एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होता है। तो यहाँ से H1 प्लस H2 की वैल्यू मुझे पता ही थी, तो H1 के जगह पे मैंने रखा 1 माइनस कॉस थीटा वन, प्लस H2 के जगह पे मैंने रखा 1 माइनस कॉस थीटा टू। डी को कॉमन लिया, ये डी से डी कट गया, तो 1 बचा। और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये 1 1 यहाँ पे 1 आ गया, कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आइए आगे, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, देखिए। बोथ, अगर मैं, जगह ही नहीं है, क्या करूं, जगह ही नहीं है। नहीं विद्या, फैब्रिक की थिकनेस नहीं होती है। तुमने एक चीज भूल गई कि फैब्रिक की थिकनेस में ये डी जो है ना, ये दोनों वार्प का वो है। अभी मैं थिकनेस भी बता रहा हूँ इसमें, थिकनेस अभी बता नहीं। D1 प्लस D2 ना फैब्रिक की थिकनेस नहीं हो सकती है, क्योंकि ना ये देखो एक डायमीटर ये है और एक डायमीटर ये है, इनके बीच में भी ये कुछ ना कुछ जगह तो ले ही रहा है, यहाँ से भी कुछ ना कुछ जगह तो ले ही रहा है, तो थिकनेस तो बोल ही नहीं सकते हैं। वो थिकनेस नहीं है, थिकनेस का अलग फॉर्मूला है, थिकनेस निकालने का भी फॉर्मूला इसमें यूज होगा। देखो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो, कॉस थीटा वन, एक चीज आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होगी, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है।
1 + sin² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos² थीटा होता है। और यहाँ पे अगर मैं रूट लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो यहाँ से हमें पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है √में 1 + sin² थीटा। ठीक। तो इस cos θ1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, √में 1 + sin² θ1, प्लस है तो प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + sin² θ2 इज इक्वल टू 1 कर दूं। कोई दिक्कत है? cos θ1 को मैं 1 + sin² θ लिख सकता हूँ ना। तो cos θ को मैंने लिखा 1 + sin² θ1 प्लस 1 + sin²θ2, इसको लिखा इज इक्वल टू 1 किया। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू है P/D, P/D, P/D। ठीक है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, P/D। क्या क्या रचना, क्या कैसे? अरे सॉरी। ठीक है, ठीक है आसिफ, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। साइन माइनस होगा, माइनस, हाँ ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। माइनस होगा, माइनस। देखो रचना समझो मेरी बात को। कौन भाग गया? भाई साहब ये पहले ये टर्म समझा देता हूँ फिर बात करता हूँ। ये मैंने गलत लिख दिया है, माइनस होगा। आसिफ ने सही पकड़ा दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो रचना कैसे क्या हो रहा है। देखो, हमें पता है कि sin² θ प्लस cos² θ इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, sin² θ प्लस cos² θ -1 होता है। तो cos² θ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - sin²θ होगा। तो cos θ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √में 1 - sin²θ। ठीक है, वो मैंने मिस्टेकन प्लस लिख दिया था। ठीक है, तो cos θ इज इक्वल टू 1 - sin²θ हो गया। अब यहाँ पे ये cos थीटा को मैं लिख देता हूँ √में 1 - sin²θ1 प्लस इसको मैं लिख देता हूँ √में 1, फिर देखो प्लस लिखने जा रहा था मैं, 1 - sin²θ2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए sin θ1 की वैल्यू क्या है ये बताइए। sin θ की 1 की वैल्यू जो हमें मिली है वो P2/D मिली है, और यहां से मैं देखता तो P1/D मिलती। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 1 - sin θ² है ना, तो ये P2/D इसका स्क्वायर। ठीक, प्लस √में 1 इसको P2 इसको P1 कर दे रहा हूँ, प्लस ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, इज इक्वल टू 1। यहां तक समझ में आया कि नहीं? देखिए ये sin θ की जो वैल्यू मिली है ना वो यहां से मिली है, यहां से 1 - sin θ, sin²θ था तो 1 - P1/D, P1/D का स्क्वायर ये व्यक्त के लिए था। और ये वार के लिए 1 - P2/D का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के, ये क्या हो गया, बराबर हो गया। ये क्या हो गया, बराबर हो गया। और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो इंपॉर्टेंट ही नहीं हूँ, मतलब गेट एग्जाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये जो फॉर्मूला है, √में 1 - P1/D का होल स्क्वायर प्लस √में 1 - P2/D का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो कैपिटल डी है वो सम ऑफ डायमीटर है, ये चीज याद रखिएगा। कैपिटल डी है वो सम ऑफ डायमीटर है, क्योंकि कैपिटल डी है, ये चीज जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आप नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, अभी और डेरिवेशन इसमें थोड़ा सा बाकी है। नोट कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम ले लीजिए। और किसको समझ में नहीं आया? और किसको समझ में नहीं आया?
प्रिंस से कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आया? कहाँ से? कहाँ से समझ में नहीं आया बताइए? और किसको समझ में नहीं आया? पूरा? अब पूरा कहाँ से समझाऊं मैं, स्टार्टिंग से? साइन थीटा टू की वैल्यू? आर्यन क्या पूछ रहे हो, साइन थीटा टू की वैल्यू? साइन स्क्वायर थीटा? ये साइन थीटा टू की वैल्यू कहाँ से आई? ठीक है आर्यन, तुम्हारी बात सही है। यहाँ पे एक चीज मैंने गलत लिख दिया है, जो कि आर्यन वेरी गुड, जो कि तुमने पकड़ा। देखो यहाँ पे मैंने ना ये बीच में कॉस थीटा ऐड कर दिया है, आपने ध्यान नहीं दिया। पी टू इजिकल टू डी साइन थीटा वन प्लस एल वन माइनस डी थीटा वन कॉस थीटा वन था। यहाँ पे प्लस का जो मैंने साइन लगाया है ये नहीं होगा, ये प्लस नहीं होगा। ठीक है आर्यन? एल टू माइनस डी थीटा टू कॉस थीटा टू होगा, कॉस थीटा टू होगा। तो जब एल टू माइनस डी थीटा टू को जीरो रखा तो ये पूरा टर्म जीरो होगा, यहाँ पे डी साइन थीटा टू ही आएगा। तो यहाँ पे पी वन इजिकल टू डी साइन थीटा टू आएगा, ये कॉस थीटा टू नहीं रहेगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पे गलती से प्लस लिख दिया था, ठीक है? ये प्लस मैंने लिखा तो मैंने इसको जीरो रख के इसको उतार दिया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही रहेगा। अरे पी टू पी वन इक्वेशन सेम था ना, सिर्फ यहाँ पे एल टू डी टू का फर्क था। ठीक है आर्यन? अभी क्लियर हो? तो यहाँ से जो पी वन की वैल्यू आएगी वो आएगी पी वन बाई डी, पी वन बाई डी इज इक्वल टू साइन थीटा टू। ठीक है? यहाँ पे एल टू माइनस डी थीटा टू प्लस नहीं होगा, वो मैंने प्लस लिख दिया था, बाई मिस्टेकन लिख दिया होगा इसकी वजह से। ठीक है? अब देखिए एक टर्म आता है यहाँ पे, अगर बोथ साइड जैम है तो, बोथ साइड जैम तो है ही है, ये जो मैंने इक्वेशन बताई है ये बोथ साइड जैम का है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है? बो ये ये बोथ साइड जैम का इक्वेशन था। ठीक है? मैं ये इसको इरेज करता हूँ, इसको इधर, ये सारा चीजें। ठीक है? देखिए बोथ साइड जैम है। अगर अब मैं, देखिए कभी आपने सुना भी होगा, देखा होगा, स्क्वायर फैब्रिक है अगर हमारा, और वो बोथ साइड जैम है, अगर स्क्वायर फैब्रिक है वो बोथ साइड जैम है तो बोथ साइड जैम। अगर देखिए स्क्वायर फैब्रिक है इसका मतलब समझ रहे हैं, एच वन एच टू के बराबर होगा। ठीक है? डी वन डी टू के बराबर होगा। ठीक है? सी वन सी टू के बराबर होगा। मतलब हर एक टर्म, जो भी टर्म होती है एन वन एन टू के बराबर होगा।
स्क्वायर फैब्रिक है, मतलब जो भी वार्प होगा वही वेक्टर होगा, सेम टू सेम। थीटा वन थीटा टू के बराबर होगा। ठीक है, P1 P2 के बराबर होगा, P1 P2 के बराबर होगा। अगर स्क्वायर और जैम है, अगर स्क्वायर फैब्रिक है, तो ये सारी टर्म जो होंगी वो बराबर होंगी। एम्पलीट्यूड बराबर होगा, डायमीटर बराबर होगा, पिक्स पर इंच बराबर होगा, काउंट बराबर होगा, एंगल बराबर होगा। ठीक है। अगर बोथ साइड में जैम है तो, बोथ साइड में जैम है, तो मुझे पता है जैम की इक्वेशन, मैं कलर दूसरा ले लेता हूं। मुझे पता है जैम की इक्वेशन होती है cos θ1 प्लस cos θ2 इज इक्वल टू 1। अब बोथ साइड जैम है, बोथ साइड जैम है, तो दोनों जो एंगल होगा वो सेम होगा। तो यहां से हो जाएगा cos θ प्लस cos θ इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दोनों एंगल सेम है, तो यहां से हमारा हो जाएगा 2 cos θ इज इक्वल टू 1। तो cos θ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, cos θ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, 1/2 हो जाएगा। जब cos θ 1/2 होगा तो थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, π/3 पे। cos 60 पे होती है ना, 60 पे, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2, ठीक है, 30 पे। तो यहाँ पे होगा जो थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी, वो थीटा की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, π/3 मिल जाएगी। अगर स्क्वायर फैब्रिक है, बोथ साइड जैम है, तो थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, π/3 मिल जाएगी, π/3 मिल जाएगी। और स्क्वायर फैब्रिक है, तो मैं यहाँ पे करता था L1 माइनस डी थीटा वन इक्वल टू जीरो करता था, L1 माइनस डी थीटा वन इक्वल टू जीरो करता था, L2 माइनस डी थीटा टू बराबर जीरो करता था। लेकिन अगर स्क्वायर है तो सिर्फ L माइनस डी थीटा बराबर जीरो हो जाएगा। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। L बराबर क्या आ जाएगा हमारा, डी इंटू थीटा आ जाएगा। ठीक है। तो एक चीज बताइए, मैंने यहाँ पे क्रिम्प देखा था, क्रिम्प बराबर अगर मैं बात करूं तो L/P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1+C हो जाएगा। अब यहाँ पे L1 P2 C1 C2 इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये स्क्वायर फैब्रिक है। ठीक है, ये क्या है हमारा, स्क्वायर फैब्रिक है। तो यल की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, यल की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, ये बताइए, यल की वैल्यू जो आई कितनी आई। यल की वैल्यू, यल इज इक्वल टू है डी थीटा, तो यल के जगह पे मैं रख देता हूँ डी थीटा। और पी की वैल्यू जो आई है वो कितनी आती थी, पी की वैल्यू कितनी आती थी, यहां से देखिए पी की वैल्यू आती थी डी साइन थीटा। तो पी के जगह पे मैं रख देता हूँ डी साइन थीटा, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1+क्रिम्प के बराबर, 1+क्रिम्प के बराबर। देखिए ये डी से ये डी कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू π/3, थीटा की वैल्यू π/3 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, साइन π/3, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, साइन π/3 की वैल्यू कितनी होगी, पहले इसको मैं कैलकुलेट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन π/3 -1 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्रिम्प। इसको कैलकुलेट कर देते हैं, π/3 3.14 डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो ये जो सी की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 0.209 मिल रही है, जो सी की वैल्यू मिल रही है वो 0.209 मिल रही है। और मैं अगर सी परसेंट की बात करूं, क्रीम परसेंट की बात करूं, तो ये हमें हो जाएगा 20.9%। तो अगर आपको क्वेश्चन में दे दे, देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन में कोई डेटा नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में कोई डेटा नहीं दिया रहेगा, आपको सिर्फ एक चीज बोलेगा, क्या बोलेगा कि इफ अ फैब्रिक इज स्क्वायर एंड जैम्ड, इफ अ फैब्रिक इज स्क्वायर एंड जैम, कैलकुलेट इट्स क्रीम परसेंटेज। और कुछ भी डेटा नहीं दिया रहेगा, कुछ भी मतलब कुछ भी डेटा नहीं दिया रहेगा। हाँ, हेलो, नहीं।
भाई पीआर ज्योमेट्री तो हालत खराब कर दिया, मेरी नहीं आप लोगों की। देखिए मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन ऐसे ही गेट में मैं बता रहा हूँ ना, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन फ्रेम होगा। इफ अ फैब्रिक इज स्क्वायर एंड जैम, देन कैलकुलेट इट्स क्रीम परसेंटेज, और कोई भी वैल्यू नहीं दिया रहेगा, कोई डेटा नहीं दिया रहेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा स्क्वायर और जैम है, तो अगर स्क्वायर फैब्रिक, स्क्वायर फैब्रिक है तो दोनों एंगल बराबर होगा, जैम होगा तो यही इक्वेशन लगेगा, और यहाँ से थीटा आ जाएगा, जो भी ये कचरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा ऑल अबाउट आपका फैब्रिक ज्योमेट्री 2 था, जो कि पूरी तरह से मैंने करा दिया है। अब इसमें कुछ भी एक भी चीज बची नहीं होगी जो मैंने ना कराया हो, हर चीज करा दी। एक चीज बच रही है, वो अभी करा दे रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर, रुक जाओ। चलो, मैंने पिक स्पेसिंग बताया आपको, पिक स्पेसिंग। पिक स्पेसिंग होता है क्या, रूट में 3 × D, ये चीज याद रखिएगा। और मुझे पता है कि जो पिक स्पेसिंग होती है, जो पिक स्पेसिंग होती है वही क्या होती है, पिक स्पेसिंग ही होती है, सॉरी 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 सॉरी, जो इंच पर इंच होता है, या पिक्स पर इंच होता है, या इंच पर सेंटीमीटर होता है, वो होता है 1/स्पेसिंग के बराबर, 1/स्पेसिंग के बराबर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि n बराबर होगा किसके, 1/स्पेसिंग, स्पेसिंग है हमारी रूट में 3 × D, रूट में 3 × D। तो इंच पर इंच, ईपीसीएम, पीपीसीएम, पीपीआई पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होगा 1/√में 3D। पिक्स स्पेसिंग की पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होगा रूट में 3D। ठीक है, तो ये नोट कर लिए हैं, तो आइए क्वेश्चन पे आया जाए, फिर मजा आएगा। क्वेश्चन लगाने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि सब कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए किसी नए रिसेंट ईयर का क्वेश्चन उठाता हूं मैं, फर्स्ट ईयर की किताब। 1 मिनट रुकिएगा, आप ये नोट करिए, तब से मैं किताब ले लूंगा। आज की क्लास जिसने छोड़ी है, उसने अपने 2 मार्क्स को छोड़ दिया है, गारंटी दे रहा हूं मैं। अभी ये चीज मैं रिपीट नहीं करूंगा, अगर जिसको पढ़ना है फिर ये जू ही पढ़ाएगी, पियर्स मॉडल, तो आप लोग क्लास ले सकते हैं अगेन, डेरिवेशन करने के लिए। या तो अगर मेरा पढ़ा समझ में आ गया होगा तो मैं उसको बोल दूंगा कि पियर्स की क्लास ना लेके दूसरी किसी चीज की क्लास वो करा दे। कहाँ है यार क्वेश्चन, मैंने देखा कुछ। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा बस, क्वेश्चन मेरे पास है लिखा, बस मैं एकदम रिसेंट ईयर का देख रहा हूँ। एक क्वेश्चन तो मैंने देखा था कि याद नहीं आ रहा कौन से ईयर में देखा था। हम्म। मिल गया। 2023 में पूछा था 2 मार्क्स में, 2023 का क्वेश्चन है। चलो, 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, मैं ये सारा इरेज कर रहा हूँ, सब कुछ। 2023 का क्वेश्चन था, कौन बताएगा, मैं बस उसका चेहरा देखूंगा, कौन बताएगा, वीडियो ऑन करवा के। ये मजाक कर रहा हूँ मैं।
स्क्वायर जेम 2023 का ही क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, दूसरे ईयर का छोड़िए। आप लोग कहेंगे कि देखिए मैं बोला था ना इजी क्वेश्चन आते हैं गेट में। मैं बोला था इजी क्वेश्चन आते हैं गेट में, और उसमें से एक इजी क्वेश्चन यही आ गया। अब मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। सर मत ही बताइए तो ही अच्छा है। भाई नहीं बताऊंगा भाई, आप लोगों को नहीं बताऊंगा। तो क्या खोजता रहता हूँ लेकिन मुझे मिलता कुछ नहीं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? अ स्क्वायर प्लेन कॉटन jammed cotton fabric is produced from a 10 yarn of a circular cross section. Assuming density of the yarn is blah, the number of thread per inch is। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ ताकि मैं अभी आंसर इसका निकाल लूँ तो बताऊंगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। चलिए, यार ये तो बहुत ही इजी निकला भाई। मैंने इतना इजी सोचा नहीं था इसको। आप चलिए, 15 सेकंड का क्वेश्चन था, कहाँ रह गए आप? किसका आंसर आया है? वेरी गुड आर्यन। मैं जानता था तुम्हारा ये आंसर गलत आएगा सबसे पहले। दोबारा ट्राई करो। अरे ये चमक दमक। एक और आंसर। वेरी गुड माही, राइट आंसर। ठीक है माही, करेक्ट आंसर। चलो माही के 2 मार्क्स तो आ गए गेट 2023 में। ऐसा ही क्वेश्चन देखिए इजी पूछा जाता है गेट में। और बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, क्या बात हो रही है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है, क्या दिया है। हमें तो बस इसी से मतलब है क्या पूछ रहा है, क्या दिया है। आर्यन अभी भी गलत है आपका। विद्या रॉन्ग आंसर। ये पहला ही क्वेश्चन था शायद, इसलिए आप लोग नहीं कर पा रहे हो। देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है, थ्रेड्स पर इंच पूछा है। थ्रेड्स पर इंच पूछा है मतलब समझ रहे हैं क्या पूछा है? क्या पूछा है? ईपीआई पूछा है या तो पीपीआई पूछा है।
पर इंच है ना, तो ईपीआई या पीपीआई पूछा है। और ये होता है 1/√, में 3 × D अभी बताया। तो क्या, डायमीटर हमें पता नहीं है, तो डायमीटर निकाल लेते हैं। तो डायमीटर का फार्मूला होता है 1/28 √में डायमीटर को भी इंच में ही निकाल रहे हैं, क्योंकि ये इंच में ही पूछा है। तो D = हो जाएगा 1/28 यानी दिया था, तो √10 हो गया। तो डी की वैल्यू आ गई 28 √10। चलिए आइए इसमें रख देते हैं। तो हमारा यहाँ से ईपीआई, सॉरी ऐसे थ्रेड्स पर इंच ले लेता हूँ मैं, थ्रेड्स पर इंच हो जाएगा = 1/√3 डी क्या है, 1/28 √10। तो 1/28 ठीक, ऊपर भेज देता हूँ। तो थ्रेड्स पर इंच हो जाएगा, टीपीआई हो जाएगा थ्रेड्स पर इंच, ट्विस्ट नहीं है ये, थ्रेड है। थ्रेड पर इंच = हो जाएगा 28 √10 और /√3। सॉल्व कर दीजिए, 51.21 आएगा। क्या इसमें था, ये 2 मार्क्स में पूछा है, सॉल्यूशन में भी कुछ नहीं करना है। क्या कर रहे हो आप लोग, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन, 23 में अभी लास्ट ईयर में पूछा गया। चलिए एक और क्वेश्चन करिए, जो अभी रिसेंट ईयर में ही पूछा गया है। अभी ये भी देखिए 2021 का, 21 में ये पूछा गया है, बताइए। पहले इस टॉपिक से बहुत टफ टफ क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से काफी इजी कर दिया, 3-4 साल से। उससे पहले आप जाएंगे तो जैसे जैसे पीछे जाएंगे क्वेश्चन का लेवल अपने आप उठता चला जाएगा। ये बता पाओगे कि नहीं आप लोग? अब बताइए, देखिए 2020 का क्वेश्चन है, सॉरी 21 का नहीं है, 20 का है। 2021 का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था क्लास में ही, वो भी लिख देता हूँ। जिसका हो जाइए 2021 वाला ये क्वेश्चन बताइए। आर्यन राइट आंसर, रचना राइट आंसर, आसिफ राइट आंसर। आर्यन रचना आसिफ राइट आंसर। बाकी लोग क्या कर रहे हो यार, इतना टाइम क्या लग रहा है? आर्यन रचना आसिफ, ये 2021 का क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ जी। हाँ हाँ। हाँ। माही राइट आंसर। रचना, जब इंटीजर में हम आंसर तब लिखेंगे जब हमें क्वेश्चन में कहेगा, ठीक है? ये चीज ध्यान में रखना। जब हमें क्वेश्चन में इंटीजर बोलेगा तभी हम इंटीजर में आंसर लिखेंगे। अगर एग्जैक्ट आ जा रहा है इंटीजर में तो लिख दो, तो दिक्कत नहीं है। ये 2000, ये नीचे 2021 वाले क्वेश्चन का बताइए आंसर, आसिफ। और जो जिनका पहले आंसर आ चुका है वो दूसरे का बताइए। ठीक है विद्या, तुम्हारा रेंज के बाहर चला गया आंसर। ठीक है, अप्रोच सही है।
अंशिका, अर्पित, आसिफ राइट आंसर सेकंड का भी। अंशिका, अर्पित, आंसर दोगे? प्रिंसी, आपका भी आंसर नहीं आया, क्यों? अरे यार, ये क्या करते हो भाई। मैं नाम ना लिया करूँ क्या आप लोगों के? बुरा लगता है क्या आप लोगों को? ऐसा लगता हो तो छोड़ दीजिए, मैं छोड़ ही दूं बोलना, एक एक बंदों को बुलाना। क्या समझ में नहीं आया? स्क्वायर प्लेन जैम फैब्रिक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, यान का डायमीटर इतना है, ईपीसीएम पूछ रहा है। ईपीसीएम पूछ रहा है मतलब, ईपीसीएम पूछ रहा है मतलब 1/√में 3D पूछ रहा है। ठीक है, 1/√में 3D पूछ रहा है। 1/√में 3 इंटू डायमीटर दिया है कितना, 0.02, 0.02, यूनिट भी नहीं बदलना है। ईपीसीएम ही दिया है, सेंटीमीटर में ये भी दिया है। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 28.86। सेकंड का ऑप्शन, सेकंड का आंसर। ठीक है, माही राइट आंसर। फ्रैक्शनल कवर C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 माइनस C1 C2। वार्प वेव के लिए कवर सेम है, 0.5 प्लस 0.5 माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5। 0.5 प्लस 0.5 ये हो गया 1, माइनस 0.25 हो गया, 0.75 हो गया आंसर। आप गेट के एग्जाम में इसको 75% मत लिखे चले आइएगा। फ्रैक्शन में ही पूछा है, फ्रैक्शनल कवर, जब फ्रैक्शनल कवर परसेंटेज बोलता ना, तो हम 75 लिख के आते। एक चीज, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ऐसी गलती मत कर दीजिएगा छोटी सी। चलिए क्वेश्चन और करिए। करेंगे? नोट करिए, मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इसमें, तो एक क्लास में ले लेता हूँ सिर्फ क्वेश्चन कराने में। ये इरेज करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन आज का। जिनको अगर ये सब कुछ समझ में नहीं आया, वो याद कर लें सारा चीज। बताइए आंसर, बताइए इसका। द क्रिप परसेंट ऑफ a square cloth in which thread spacing is equal to yarn diameter and no jamming takes place will be, no jamming takes place will be, no jamming takes place will be। कौन सा फॉर्मूला लगेगा लिख देता हूँ, आप लोग परेशान होंगे नहीं तो। थोड़ा हिंट दे देता हूँ। H2H1 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर क्लॉथ फैब्रिक है, नहीं तो मैं यहाँ पे H2H1 करके लिखता, ठीक है।
स्क्वायर कहाँ है तो मतलब H1 H2 के ही बराबर है, P1 P2 के बराबर है, C1 C2 के बराबर है। यहीं से क्रिम्प निकलेगा। C1 लिख दिया यहाँ, C का तो H इज इक्वल टू 4/3 P रूट में C। आप क्रिम्प निकालिए। देखिए कह रहा है कि द क्रिम परसेंटेज पूछ रहा है स्क्वायर क्लॉथ फैब्रिक का। एक चीज और मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि जब भी यहाँ पे C1 की वैल्यू होती है, या मैं L1/P2 इज इक्वल टू 1 + C1 जो मैंने लिखा था, यहाँ पे भी जो C है ना, ये परसेंटेज में नहीं है, ये सब कुछ फ्रैक्शन में है। यहाँ पे जो क्रिम्प जहां जहां यूज करेंगे परसेंटेज में कहीं नहीं रहेगा, हर जगह फ्रैक्शन में रहेगा। ये चीज भूलिएगा मत, कभी परसेंटेज में मत लिख दीजिएगा। देखिए कह रहा है स्क्वायर क्लॉथ फैब्रिक है, थ्रेड स्पेसिंग इज इक्वल टू द यार्न डायामीटर। थ्रेड स्पेसिंग ही होता है हमारा P, और ये इक्वल है यार्न के डायामीटर के। इक्वल है यार्न के डायामीटर के, मतलब कैपिटल D के। विद द रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो मेरी बात सुनिए। देखिए स्क्वायर प्लेन फैब्रिक है, तो इसका मतलब होगा, इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसको छोड़िए। स्क्वायर प्लेन फैब्रिक होगा, हमें पता है D1 + D2 इज इक्वल टू H1 + H2 इज इक्वल टू होता है D। ठीक है, माही राइट आंसर, माही करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलो देखो, D1 + D2 इज इक्वल टू H1 + H2 बराबर D होता है। अब स्क्वायर क्लॉथ फैब्रिक है, स्क्वायर क्लॉथ फैब्रिक है, तो ये दोनों D बराबर होंगे। ये होगा D + D इज इक्वल टू H + H, और ये इज इक्वल टू होगा D का। तो हमें देखिए ये एम्पलीट्यूड का कोई काम नहीं है, तो हम एम्पलीट्यूड को हटा ही देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, 2D इज इक्वल टू D लिख सकता हूँ। 2D इज इक्वल टू D लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। जो हमारा ये स्मॉल d आएगा, ये आ जाएगा D/2 आ जाएगा, D/2 आ जाएगा। तो क्या कह रहा है कि जो हमारा थ्रेड स्पेसिंग है वो इक्वल होगा यार्न डायामीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पे H, हमें पता है H। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2H होता है। अगर H और H जोड़ेंगे तो 2H होगा कि नहीं होगा। तो मैं 2H को ही मैं 2D लिख सकता हूँ, और इसी को मैं D लिख सकता हूँ। 2H को ही मैं D लिख सकता हूँ, और इसी को 2D लिख सकता हूँ, इसी को मैं D लिख सकता हूँ। तो यहाँ से D बराबर क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा D/2? रचना राइट आंसर, विद्या रॉन्ग आंसर। ठीक है, D/2 हो गया। तो यहाँ से जो H की वैल्यू हमने लिखी वो लिखी D/2 इज इक्वल टू 4/3। और जो पिक स्पेसिंग है यही है डायमीटर के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा D, और अंडर रूट में C। ये D से ये D कैंसिल आउट हो गया, ये 3 ऊपर गया, ये 4 नीचे आया, 4 दूनी 8 इज इक्वल टू रूट में C। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब इसका जब इस रूट करेंगे तो यहाँ पे C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और 8 का स्क्वायर 64। और क्रीम पर परसेंटेज पूछा है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14% आ जाएगा आंसर, जो कि रचना और माही का सही था। एकदम इजी क्वेश्चन था, कोई इसमें हुक एंड क्रुक नहीं था। कह रहा है कि थ्रेड की जो स्पेसिंग है, मतलब पी जो है, वो यान के डायमीटर के बराबर है। तो यान का डायमीटर दोनों जब स्क्वायर फैब्रिक है, तो जो यान का डायमीटर होगा वो D/2 होगा, और पी की स्पेसिंग जो है वो इसी के बराबर है। ठीक है, तो आंसर जो हमारा आया सॉल्व करने पे वो आया 40। ठीक है रचना, और क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में करा पाऊंगा मैं, मुझे कुछ काम में थोड़ा जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं 6:30 बजे से क्लास इसलिए लेता हूँ कि मैं 7-8 बजे तक खत्म कर दूँ। अभी ज्यादा कराने लगूंगा तो आप लोगों का ओवरडोज होने लगता है, पिछली बार सारे बच्चे भाग गए 2 घंटे होते होते। तो बाकी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप अपने से ट्राई करिएगा। और सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले, सब कुछ मैंने बता दिए हैं। क्वेश्चन आप अपने से ट्राई करिएगा। और बाकी क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट क्लास जब लूंगा तो मैं कराऊंगा, कल मैं तो नहीं लूंगा कल क्लास।
ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैं करा दूंगा आपको। तो इस बार मैं ये फुल टेस्ट में इसके क्वेश्चन डालूंगा जरूर। ठीक है। ठीक है। गुड नाइट।